हेलो एवरीवन। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। तो ब्रिटिश रूल के आने से जो भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पड़े थे वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। थ्योरी देख लेते हैं पहले। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन ब्रिटिश हैंड एंड वॉज कंडक्टेड इन अ मैनर सबसर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड्स। तो बेसिकली इंग्लैंड्स का ही इंटरेस्ट जो था वो सर्व हो रहा था और इंडिया पे एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से किया जा रहा था कि इंग्लैंड में जो रेवेन्यू है और टैक्सेस हैं वो प्रोवाइड हो सके। ओके, बेसिकली एक होम चार्जेस होता था। ये बेसिकली एक्सपेंडिचर था जो कि इंग्लैंड में वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनको जो पेमेंट होती थी वो इंडिया के एक्सपेंडिचर पे दी जाती थी। फिर वहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनके जो पैसे थे वो भी यहाँ से ही सप्लाई किए जाते थे। फिर पब्लिक डेप्ट जो वो होता था वो भी अब्रॉड में जो भेजा जाता था वो भी, और इनके जो सिविल या मिलिट्री चार्जेस थे, और अगर ये लोग कोई स्टोर परचेज़ कर रहे हैं इंग्लैंड में तो इस तरह के जो भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे थे वो सब कुछ इस तरह से हो रहे थे कि यहाँ से ये लोग टैक्सेस को कमाते थे और वहाँ पे भेजते थे। ओके, और जो नेशनल इनकम सिस्टम था हम लोगों का इंडिया का, वहाँ से इंटरेस्ट या फिर जो प्रॉफिट थे वो जो फॉरेन कैपिटल था या जो फॉरेन गुड्स हुआ करते थे उनके जो टैक्सेस होते थे उस तरह के, या फिर ड्यूटीज़ जो होती थी कस्टम ड्यूटीज़, इस तरह से भी हम लोगों का जो मनी था वो ड्रेन ऑफ हो रहा था। ओके, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग सर्विसेज, इसमें भी इंडिया को बहुत सारे पेमेंट्स देने पड़ते थे। ऑल्सो जो ब्रिटिश इम्पोर्ट्स होता था इंडिया में उनको एक टर्म दिया जाता था इम्पेरिकल प्रेफरेंस। तो बेसिकली इम्पेरिकल प्रेफरेंस का क्या मतलब था? इम्पेरिकल मतलब जो ब्रिटिश रूल था उसका नाम इम्पेरिकल था, और प्रेफरेंस का मतलब इनको एक तरह का प्रेफरेंस दिया जाता था, एक तरह चुनाव किया जाता था इनको एक प्रेफरेंस की तरह, और इनको एक कंसेशन दिया जाता था इनके गुड्स पे। इनके जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती थी उनको कम कर दिया जाता था और इस तरह से ये प्रेफरेंस दिया जाता था। तो बेसिकली नील चार्जेस होते थे, ऑलमोस्ट बहुत कम चार्जेस लिए जाते थे जो भी ब्रिटिश इम्पोर्ट्स होता था। और जो इंडियन एक्सपोर्ट होता था यहाँ से ब्रिटेन में जो जाता था वो हेविली चार्ज होता था। ओके, तो वो हेविली चार्ज होता था अगर इंडियन एक्सपोर्ट होता था। और जो रिच क्लास ऑफ इंडियंस होती थी, जो इंडियंस में जो रिच क्लास होती थी वो बेसिकली लैंड प्रॉपर्टी में ज़्यादा इन्वेस्ट करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि एक लैंड ले लो, उसमें कुछ फार्मर्स को रख लो, कुछ ज़मींदार्स को रख लो और इस तरह से वहाँ पे कल्टीवेशन करवाओ तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा रादर देन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो ये लोग इंडस्ट्रीज़ को कम डेवलप करती थी, क्योंकि अगर यहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी तो बेसिकली क्या बनाएगी? गुड्स बनाएगी, और गुड्स अगर वो एक्सपोर्ट होंगे बाहर तो वो हेविली ड्यूटी लगेगा उन पे, या फिर इंडिया में अगर यूज़ हो रहा है तो उसमें भी ड्यूटीज़ लगती थी इन पे। ठीक है, तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ को कम बढ़ावा दिया जाता था और लैंड प्रॉपर्टी, फार्मर्स, इस तरह की चीज़ें, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो था वो ज़्यादा बनाया जाता था। ओके, देन इन 1793 जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने एक परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू स्टार्ट किया जिसको स्थाई बंदोबस्त कहते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे स्तंभरारी, जागीरदारी, मालगुजारी या विश्वेदारी। ओके, इस तरह के नाम, ये रीजनल नाम है, तो डिफरेंट रीजन में इसका अलग अलग नाम है। ये बेसिकली बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी ऑफ यूपी, मतलब यूनाइटेड प्रोविंस में, और बंगाल बिहार वाले एरिया में और उड़ीसा में ये लॉन्च किया गया था। इवन कुछ पार्ट जो थे नॉर्दर्न कर्नाटका का रीजन भी इसमें आता था। ओके, तो 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया का जो 19% था वो अंडर था परमानेंट सेटलमेंट के। अब परमानेंट सेटलमेंट है क्या? इसमें ये कहा गया कि एक न्यू सेक्शन ऑफ ज़मींदार वॉज अनाउंस्ड एज लैंड ओनर। तो ज़मींदारों को बताया गया कि एक नया सेक्शन ज़मींदार को बनाया गया और ये लैंड ओनर्स की तरह काम करते थे। इनको प्रोवाइड करना था 10/11 ऑफ टोटल लैंड रेवेन्यू टू कंपनी एंड वर पेड द रेस्ट 1/11 ऑफ टोटल लैंड रेवेन्यू फॉर देयर ड्यूटीज़।
ओके। तो बेसिकली क्या होता था कि ये लैंड होती थी, लैंड का जो टोटल प्रोडक्शन है, लैंड का जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 10/11 कंपनी को दिया जाता था, कंपनी को दिया जाता था एज टैक्स, और 1/11 जो था वो ज़मींदार रखता था। तो इस तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था वो चल रहा था उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट आता है ये 1793 में ये व्यवस्था थी। ओके। देन नेक्स्ट आता है रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम जो था वो स्टार्ट किया था थॉमस मुनरो ने और अलेक्जेंडर रीड ने। ठीक है। तो पहली बार जो रैयतवाड़ी सिस्टम अनाउंस किया गया था, स्टार्ट किया गया था, वो बारामहल डिस्ट्रिक्ट था तमिलनाडु का। ये भी एक तरह का लैंड सेटलमेंट था या लैंड से प्रोडक्टिविटी से टैक्स लेने का सिस्टम था, जो कि मद्रास, कुछ पार्ट ऑफ बॉम्बे, ईस्ट बंगाल, असम और कूर्ग जो कि कर्नाटक का ही है, साउथ कर्नाटका में आता है, तो ये साउथ कर्नाटका है, इस तरह के रीजन्स में ये स्टार्ट किया गया। ना इसमें क्या होता था, इसमें कोई ज़मींदार नहीं होता था, ज़मींदार नहीं है, इसमें डायरेक्ट रैयत की बात हो रही है। तो रैयत जो थे वो किसान हुआ करते थे। इसमें क्या था कि किसानों को ओनरशिप दे दिया गया था और राइट दे दिया गया था कि आप लैंड ऑक्युपाई करिए, और दे वर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स। ना ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दिया करते थे, इसमें कोई मिडल मैन नहीं था, ये लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट से कनेक्टेड थे। और इसमें यूजुअली जो 51% था ये ज़्यादा वाइडली स्प्रेड था परमानेंट सेटलमेंट से, तो ये 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो था वो इसके अंडर में आता था। द रेट ऑफ लैंड टैक्सेस इन दिस सिस्टम वॉज वेरी हाई, और जो एग्रीकल्चर रेंट की जो हैंडलिंग होती थी वो भी बहुत स्ट्रिक्ट होती थी। ओके। इसमें जो टैक्सेस थे वो हाई थे। नेक्स्ट आता है महलवारी सिस्टम। तो बेसिकली महल जो होता है वो विलेज को ही कहा जाता है, और कोई रीजनल लैंग्वेज में विलेज का मतलब होता है महल ना। यहाँ पे जो टैक्स होता था वो पूरी विलेज कम्युनिटी से लिया जाता था। ठीक है। एक फार्मर या एक पर्सन से टैक्स नहीं लिया जाएगा, पूरे विलेज से टैक्स लिया जाता था। तो यहाँ पे ये महलवारी सिस्टम होता था कि पूरा महल या फिर विलेज जो है वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होगा लैंड रेवेन्यू के लिए। ठीक है। तो ये सिस्टम जो था वो 30% ऑफ ब्रिटिश इंडिया में स्प्रेड हुआ, जिसमें यूपी था, सेंट्रल प्रोविंस मतलब एमपी था, और पंजाब था, और कुछ चेंजेस रीजन वाइज चेंजेस होते रहते थे। तो बेसिकली क्या था कि एक इंग्लैंड तक एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ वेल्थ होना स्टार्ट हो गई थी टैक्सेस के फॉर्म में। बट इंडिया के पास कुछ भी ऐसा नहीं था सब्सटैंशियल जो उसके पास आ रहा था। इकॉनमिक, कमर्शियल या मटेरियल सब तरह के लॉसेस में था, सब तरह का रिटर्न जो था वो हो रहा था। तो इसी को नेशनल लीडर्स ने या इकोनॉमिस्ट ने डिस्क्राइब किया था एज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। ओके। तो यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है, इंडिया के पास कुछ नहीं आ रहा है, इंडिया में ना इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, ना यहाँ का टेस्ट इंडस्ट्रीज़ हो रही है, ना यहाँ का कोई इंपोर्ट हो रहा है, बिकॉज इंपोर्ट हैवी ड्यूटी है। तो सब कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, और सारे पैसे जो हैं वो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, इंडिया में कुछ नहीं आ रहा है ना। अगेन यहाँ पर भी वही सब डिस्क्राइब किया हुआ है कि प्रॉफिट्स लिए जा रहे हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ से, फिर कंपनी ऑफिशियल्स जो थी वो भी एक्सट्रैक्शन कर रही थी, और इस तरह का। बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए जब ये समझ में आने लग गया कि इंडिया को इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा है, और यहाँ के लीडर्स बार बार इस तरह की डिमांड कर रहे थे कि आप ये क्या कर रहे हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है इंडिया से, इसलिए एक चार्टर एक्ट लाया गया 1813 का, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इस एक्ट के बाद से थोड़ा सा फेवरेबल बैलेंस किया गया ट्रेड में, बट उसका भी कोई खास रिजल्ट नहीं निकला, बिकॉज ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थे वो कॉन्टीन्यूसली होती रही। और इसके बाद दादा भाई नौरोजी ने इसको डिस्क्राइब किया एज ईविल्स ऑफ ऑल एविल्स। तो ये बहुत बड़ा एविल है, और बेसिकली इंडिया में जो पॉवर्टी होने का ये सबसे मेजर कारण है
कि यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है। तो इन्होंने ये थ्योरी दी थी। उसके बाद इन्होंने कुछ और आर्टिकल्स और बुक्स लिखे, जैसे कि इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। तो इंग्लैंड जो है वो एक डेब्ट पे कर रहा है, इंडिया जो है, इंडिया से पैसे जा रहे हैं तो आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि यहाँ से इंडिया से पैसे जा रहे हैं। फिर एक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो बेसिकली अगर ब्रिटिश रूल ना होता तो इंडिया आज पॉवर्टी की कंडीशन में नहीं होता। ऑल्सो द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडियाज प्रोपाउंडेड इज हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इसी में ये पार्ट है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। देन नेक्स्ट एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने भी एम्फसाइज़ किया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया कि हाफ ऑफ द एनुअल जीडीपी जो है इंडिया की वो तो बाहर ही जा रही है, हर साल बाहर जा रही है, हर साल इंग्लैंड में जा रही है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो 1885 में फॉर्म हो गई थी और 1896 में उन्होंने भी एक्सेप्ट किया ड्रेन थ्योरी को कलकत्ता सेशन में। ओके, और इन्होंने भी माना कि ये एक रियल कॉज है, क्यों इंडिया में बार बार फेमाइंस आ रही हैं, क्यों इस तरह का पॉवर्टी हो रही है इंडिया में। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये पिछले 100 साल में, मतलब ये 1896 से लेकर, मतलब इससे 100 साल पीछे जाइए तो 1796 से लेकर 1896 तक, 100 साल तक कंटिन्यूसली इंडिया के पैसे बाहर जाते रहे हैं और इस तरह की जो आपदाएं हैं वो इंडिया में आती रही, क्योंकि इंडिया में तो इतना पैसा ही नहीं था, यहाँ के फार्मर्स को पैसा नहीं दिया जाता था उनके काम करने का, और इस तरह से वो गरीब रह जाते थे। और गरीब के साथ साथ जब ऐसी कोई कंडीशन आती थी, जब उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हो रही है लैंड की, तो फिर वो और बुरी कंडीशन में चले जाते थे। फिर सैयद अहमद खान, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लीडर हैं, बट ये थोड़े से लॉयल रहते थे ब्रिटिश रूल्स से। ठीक है, तो इन्होंने ये इनका ये मानना था कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, और इनका डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ तभी हो सकता है अगर ब्रिटिश रूल रहा तो। ठीक है, तो इस टाइप के भी पर्सन कुछ थे सैयद अहमद खान जैसे, बट इन बिटवीन कुछ ऐसे भी लोग थे कांग्रेस के और इवन कुछ इकोनॉमिस्ट जिनका मानना था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है उसकी वजह से इंडिया पुअर होती जा रही है। तो दादा भाई नारोजी, इन्होंने W.C. बैनर्जी के साथ इस्टेब्लिश किया लंदन इंडिया सोसाइटी। ठीक है, 1865 में इन्होंने इस तरह का इंडियन नेशनल्स में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है और उनका जो दर्द है, इसको पॉपुलराइज करने के लिए लंदन इंडिया सोसाइटी बनाया। ओके, और दादा भाई नौरोजी बेसिकली जो पहले इंडियन थे जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुए थे। एक इन्होंने लिबरल पार्टी बनाई थी 1892 में, तो लंदन में ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश रूल, होम चार्जेस फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। तो इनमें से होम चार्जेस क्या है? तो पहला, फंड्स यूज टू सपोर्ट इंडियन ऑफिस इन लंदन। ओके, ये सही है। देन फंड्स यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सनल इंगेज्ड इन इंडिया। तो इंडिया में जितने ब्रिटिशर्स काम करते थे उनकी जो सैलरी दी जाती थी या फिर उनके जो पेंशन थे वो सब फंड्स जो था वो यहीं से आता था, होम चार्जेस से। थर्ड इज़ फंड्स यूज फॉर वेजिंग वार्स आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये नहीं था, जो ब्रिटिश की जो वॉर होती थी इंडिया के बाहर, जो भी वॉर चल रही है, वो उसमें बहुत सारे पैसे लगते थे और बेसिकली वो ब्रिटिशर्स जो थे वो मतलब लंदन जो था वहाँ से ही फंडिंग उसकी होती थी। इंडिया के पास से इतना पैसा जाता ही नहीं था कि वो वॉर में लग सके, डायरेक्टली नहीं जाता था, इनडायरेक्टली में भी यहाँ से जो टैक्सेस लिए जाते थे ब्रिटिश फंड में वो कलेक्ट होते थे। तो ये सही आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ओके तो यहाँ पे देख लेते हैं एक ओवरव्यू। तो मिलिट्री स्टोर्स की जो परचेजिंग होती थी वो होम चार्जेस से होती थी। इंडियन ऑफिस का जो इस्टेब्लिशमेंट होता था वो होता था। जो उधार लिए जाते थे उनके इंटरेस्ट पे होते थे। जो रेलवे का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता था उसके इंटरेस्ट पे होते थे। आर्मी पे जो चार्जेस लगते थे वो होते थे। पेंशन या ग्रेच्युटी जो होती है ब्रिटिशर्स की जब वो रिटायर हो जाते हैं वो दिए जाते थे। और जो वॉर्स के जो फंड्स थे वो बेसिकली होम चार्जेस में इंक्लूडेड नहीं थे। ओके सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेपल कम्युनिटी ऑफ एक्सपोर्ट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी वर। तो बंगाल से जो एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटिश लंदन में एक्सपोर्ट जो चीज़ें होती थी मिड 18 में, ठीक है, तो 1750-60 के आसपास कौन सी चीज़ें थी जो एक्सपोर्ट होती थी वो पूछा हुआ है। तो यहाँ से कॉटन जाता था, सिल्क जाता था, सॉल्ट पीटर जाता था और ओपियम जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर एंड ओपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इम्पीरियल प्रेफरेंस वॉज अप्लाइड टू। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश इम्पोर्ट्स होते थे, ब्रिटिश इम्पोर्ट्स, उन पे बहुत नॉमिनल चार्जेस लगाए थे, बहुत कम इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी और इनको एक स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते थे। एक बहुत स्पेशल तरीके से इनका चुनाव किया जाता था यहाँ पे इंडिया में। तो ये बहुत पसंदीदा चीज़ें थी, तो इसलिए यहाँ के जो गुड्स आते थे ब्रिटिश से उन पे बहुत कम इम्पोर्ट ड्यूटी ली जाती थी और इसी को कहा जाता था इम्पीरियल प्रेफरेंस। Next question is there was no independent development of industries in India during British rule because। तो यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ था? बिकॉज एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, स्कार्सिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल, स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रेफरेंसेस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड। तो ये हमने देखा है कि जो रिचेस थे यहाँ पे वो बेसिकली लैंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे रादर देन इंडस्ट्रीज। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। Now next question is economically one of the results of British rule in India in 19th century was। तो economically British rule का क्या result हुआ? Increase in the export of Indian handicraft। ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। यहाँ से जो एक्सपोर्ट होके जाता था बहुत हैवी ड्यूटी लगती थी, इसलिए कुछ एक्सपोर्ट नहीं होता था। ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज तो लगती ही नहीं थी, सिर्फ लैंड ओनर्स जो थे वो बढ़ रहे थे। कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर, यस, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्ती वो सारी चीज़ें उगाई जाने लग गई जैसे कि इंडिगो, सॉल्ट पीटर या फिर ओपियम, जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट होके लंदन जाते थे, फॉरेन जाते थे। तो इन सारी चीज़ों का जो कल्टीवेशन था वो ज़्यादा होने लग गया। तो हाँ, कमर्शलाइजेशन हो गया इंडियन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये भी गलत हो जाएगा। Next question, which of the following statement correctly explain the impact of industrial revolution on India during the first half of 19th century। ठीक है, तो लगभग 1800 से 1850 तक क्या इम्पैक्ट हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में? तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर रूइंड, हाँ ये सही है। नेक्स्ट इज मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये बिल्कुल ही गलत है। रेलवे लाइंस वर लेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री, ये भी गलत है। 1873 के आसपास रेलवे लाइंस बनना शुरू हुई थी। हैवी ड्यूटीज़ वर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर को तो स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता था, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस इस्तेमारी सिस्टम। ओके, तो ये जो है ये परमानेंट सेटलमेंट के ही कई सारे नाम हैं, तो ये सारे नाम पता होने चाहिए। तो परमानेंट सेटलमेंट जो थे ये कार्नवालिस लाए थे। ओके, 1793 में बाय कार्नवालिस ये सिस्टम लाया गया था। इसको और भी अलग लैंग्वेज में कहा जाता है जागीरदारी,
मालगुजारी या विश्वेदारी। ओके, इसमें होता क्या था, इसमें एक ज़मींदार हुआ करते थे जो 1/11 रखते थे अपने पास और 10/11 देते थे ब्रिटिशर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक असर्शन है, एक रीज़न है। द असर्शन इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ये सही है। रीज़न बिकॉज इट लीड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पीजेंट्री। तो इंडिया के किसानों में इन्होंने एक डिफरेंट क्लासेस बना दी थी, ये भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो ब्रिटिशर्स ने अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाए थे, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवारी सिस्टम। और जो परमानेंट सेटलमेंट था वो नियरली 19% पार्ट में था ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, जिसमें बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, वाराणसी था, यूपी था। रैयतवाड़ी जो था वो 51% जगहों पे था, जिसमें मुंबई था, ईस्ट बंगाल था, असम था, कूर्ग था। और जो महलवारी सिस्टम था वो 30% एरिया में था, जिसमें यूपी, एमपी, पंजाब इस तरह से डिवाइडेड था। तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे इंडियन फार्मर्स जो थे वो भी अलग अलग बट गए थे। परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद, तो किसके साथ किया जाता था? तो मैंने आपको बताया ज़मींदारों के साथ किया जाता था, और जो ज़मींदार होते थे उनको लैंड लॉर्ड माना जाता था। ठीक है, तो यही हेड हुआ करते थे लैंड के, मकान मालिक टाइप के हुआ करते थे। परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद, तो ज़मींदार्स, किसके साथ सेटलमेंट बनाया गया? ज़मींदार्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया? टू लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, तो ये हो जाएगा 1793। 1793 बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज्ड लिटिगेशन was visible after the introduction of land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. The reason for this is normally traced to which of the following provisions. तो बेसिकली इसमें क्या था, जो लोगों के बीच में एक तरह का एजिटेशन हो गया, लोग इससे खुश नहीं थे, परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम था। तो ऐसा किस लिए था? मेकिंग ज़मींदार्स पोजीशन स्ट्रॉन्गर। Next is making East India Company an overload of ज़मींदार्स, making judicial system more efficient। तो यहाँ पे ये सब सही हो जाएगा, इसलिए ये सारे आंसर सही हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर परमानेंट सेटलमेंट 1793 द ज़मींदार्स वर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टास टू फार्मर्स विच वर नॉट इशूड बाय मैनी ऑफ द ज़मींदार्स। द रीज़न वॉज द ज़मींदार्स वर इंटरेस्टेड बाय फार्मर्स, तो फार्मर्स भरोसा तो करते नहीं थे। देयर वॉज नो ऑफिशियल चेकअप फॉर ज़मींदार्स, ये हो सकता है कि ज़मींदार को चेक करने वाला ही कोई नहीं था। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ये भी सही नहीं है। इसी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसीलिए तो ज़मींदार का पोस्ट बनाया था ताकि वो ये काम कर सके। देन फोर्थ इज़ द फार्मर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग पट्टा, तो फार्मर्स तो इंटरेस्टेड होंगे ही पट्टा पाने के लिए। पट्टा इज़ द लैंड स्ट्रिप या पार्ट ऑफ लैंड जिसमें वो कल्टीवेशन करते थे। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नो ऑफिशियल टू चेक ज़मींदार्स, ये सही ऑप्शन है। और इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करते थे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार? तो ज़मींदार्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ द लैंड, the right of ownership of land was made hereditary and transferable for zamindars, land revenue was constitutionalized, fourth is abolition of zamindari। So the correct answer is land revenue was constitutionalized। basically क्या होता था, बिहार में कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता था ओपीएम का,
और इस तरह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था बिहार से। तो यहाँ का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ये मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देता था कंपनी को, इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमानेंट सेटलमेंट एंड रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली इन। तो परमानेंट सेटलमेंट बेसिकली नॉर्थ इंडिया में है, रैयतवाड़ी सिस्टम थोड़ा डेक्कन में है और थोड़ा सा साउथ इंडिया में है। तो यहाँ पे हो जाएगा रैयतवाड़ी के लिए करेक्ट ऑप्शन मद्रास और परमानेंट सेटलमेंट के लिए करेक्ट ऑप्शन बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। देन फिल इन द ब्लैंक्स है इन डैश द राइट्स ऑफ द टेनेंट्स of land in Bengal and Bihar were given by Bengal Tenancy Act। तो बंगाल टेनेंसी एक्ट जो आया था वो 1885 में आया था। इसी साल इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी, तो ये आप याद कर सकते हैं बंगाल टेनेंसी एक्ट, ठीक है। और ये लाए कौन थे? लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। तो लॉर्ड कार्नवालिस जो थे यही लाए थे। बेसिकली हुआ क्या था कि 19th सेंचुरी के बाद फार्मर्स ज़्यादा थे और डिमांड ऑफ लैंड ज़्यादा हो गई और लैंड लॉर्ड्स जो थे इन्होंने लैंड का रेंट बढ़ा दिया, ठीक है। ज़मींदारों ने रेंट बढ़ा दिया और इस वजह से काफ़ी रिवोल्ट होने लग गया फार्मर्स के बीच में। तो फार्मर्स को लैंड मिल नहीं रही थी, अगर मिल रही थी बहुत हाई प्राइसेस पे मिल रही थी। इसीलिए एक बंगाल और बिहार टेनेंसी एक्ट लाया गया 1885 के टाइम पे, ओके। और इसमें कुछ राइट्स दिए हुए थे जो कि ज़मींदारों के राइट्स थे, कुछ राइट्स थे जो कि फार्मर्स के राइट्स थे। देन सर थॉमस मुनरो इज एसोसिएटेड विद द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट तो नहीं होगा, कार्नवालिस थे इसके, महलवाड़ी भी नहीं है, रैयतवाड़ी होगा, ओके। तो रैयतवाड़ी सिस्टम जो था वो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ओके, इन लोगों ने 12 महल डिस्ट्रिक्ट में पहली बार शुरू किया था इसको। और रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज एसोसिएटेड विद द रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास। तो आंसर हो जाएगा मुनरो। हु स्टार्टेड रैयतवाड़ी सिस्टम, ये आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो, ठीक है, एंड कैप्टन रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैयतवाड़ी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन। तो यहाँ पे ये जो है रैयतवाड़ी सिस्टम ये बेसिकली मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसको लॉन्च किया गया था। द इंग्लिश इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो फर्स्ट टाइम तो मद्रास में 12 महल डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। तो फर्स्ट टाइम के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी, वैसे ही मद्रास एंड बॉम्बे दोनों में हुआ करती थी, ओके। नेक्स्ट इज इन ब्रिटिश सिस्टम रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वॉज प्रिवलेंट इन साउथ इंडिया, ओके। आंसर इज साउथ इंडिया एंड ऑल्सो इन वेस्ट इंडिया, ओके। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला पार्ट वेस्ट इंडिया वाला पार्ट और ये साउथ इंडिया वाला पार्ट, तो बॉम्बे प्लस मद्रास ये वाला जो रीजन है ये रैयतवाड़ी सिस्टम में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू रैयतवाड़ी सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट, ये तो सही है। द गवर्नमेंट गेव पट्टास टू द रैयत्स। अभी यहाँ पे ज़मींदार नहीं है तो गवर्नमेंट का ही काम है कि वो लैंड दे फार्मर्स को, तो ये भी सही है। द लैंड वॉज सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स। तो टैक्स जो था वो लैंड के हिसाब से मिलता था, जिसके पास छोटी लैंड थी वो कम टैक्स देता था और जो बड़ी लैंड थी उसके पास वो ज़्यादा टैक्सेस देगा। तो लैंड की प्रोडक्टिविटी लैंड की साइज़ पे डिपेंड करता था जितना टैक्स देना। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ओके। तो ये 1820 में थॉमस मुनरो लाए थे, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट का ईयर आपको याद होना चाहिए। आई होप आप इसको परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आपको याद होगा और प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। औरंग इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ स्टेट, बानियन इंडियन एजेंट टू ईस्ट इंडिया कंपनी, मीरा सिदार
डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर ऑफ द स्टेट। तो यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं, पोस्ट के नाम हैं। तो इसमें बनियान जो हैं ये इंडियन एजेंट हुआ करते थे ईस्ट इंडियन कंपनी के, ये सही है। और मिरासीदार जो थे ये रेवेन्यू पेयर हुआ करते थे टू द स्टेट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। औरंग जो है वो एक पर्शियन टर्म है जो कि वेयर हाउस को दिया जाता था, अ प्लेस वेयर गुड्स वर कलेक्टेड बिफोर बीइंग सोल्ड। तो एक तरह का कलेक्शन का एरिया हुआ करता था जो कि कुछ जो भी बेचना है वो सामान जो स्टोर किया जाएगा वो औरंग में किया जाएगा। ठीक है, और बनियान मैंने आपको बता ही दिया, इंडियन एजेंट होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और मिरासीदार्स जो थे वो एलिट्स हुआ करते थे साउथ इंडिया में, और ये ओनर हुआ करते थे लैंड के, और ये जो थे वो टैक्स पेयर थे स्टेट को। When was the first टी कंपनी इन असम established? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फर्स्ट टी कंपनी जो है असम में कब इस्टेब्लिश। तो ये हुई थी 1839 में। ठीक है, तो ये 1829 को ये इस्टेब्लिश हुई थी। तो असम की कंपनी जो थी इसका हेडक्वार्टर था नज़ीरा में, असम में एक जगह है नज़ीरा, और ये ओल्डेस्ट टी कंपनी है असम की, और ये अभी भी चल रही है नज़ीरा जो है, और ये 1839 में खोला गया था मात्र 5 लाख के कैपिटल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द टर्म ड्रेन थ्योरी एज प्रोपाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर ए इज दैट द रिसोर्सेज ऑफ कंट्री वर बीइंग यूटिलाइज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन, that a part of Indian national wealth or total annual product was being exported to Britain for which India got no material return, ये सही है। That the British industrialists were being given an opportunity to invest in India under the protection of imperial government, गलत है, इंडस्ट्रीज तो लगी नहीं रही थी, ये भी गलत है। That the British goods was being imported to the country making it miserable day by day। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस, तो बेसिकली ये करेक्टली डिफाइन कर रहा है। तो बाकी सब स्टेटमेंट जो होगी वो कुछ सही भी हो सकती है लेकिन पार्ट ऑफ इट इज़ सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कम्प्लीटली सही है और कम्प्लीटली डिफाइन करता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ये आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये जो प्रोसेस था ये 1813 के बाद शुरू हुआ कि इंडिया में कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, फार्मर्स का ही लैंड होना चाहिए और यहाँ पे बस कल्टीवेशन होना चाहिए। सेकंड, अबॉलिशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एग्रेवेटेड द प्रोसेस। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली चलती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की और इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी इंडिया में। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 हो जाएगा। 1813 में जो चार्टर आया था उसमें ये कहा गया था कि कंपनी के जो कमर्शियल मोनोपोली है वो इसके बाद एंड होना शुरू हुई थी। ठीक है, लेकिन अभी भी जो टी था, चाय का जो बागान था या ओपियम का ट्रेड था या फिर चाइना के साथ जो ट्रेड हुआ करता था, ये सब जो था ये अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। लेकिन जब एक इंडियन एक्ट आता है 1833 को में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 आता है, उस टाइम से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी मोनोपोली थोड़ी थोड़ी ख़त्म की जा रही थी और इसको ट्रेड बॉडी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया जा रहा था। ठीक है, ये हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे कि कैसे सिर्फ ट्रेड तक ही नहीं रह गया था इनका काम, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी घुस रहे थे, तो ये भी अब करना स्टार्ट कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनने लग गई और ट्रेड का काम इनका थोड़ा ख़त्म होने लग गया था। Now which of the following propounded the drain theory? तो drain theory दादा भाई नौरोजी। Who of the following were economic critics of colonialism in India? तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं और आर सी दत्त।
तो यहाँ पे ये दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी है। सुब्रमण्यम अय्यर भी द हिंदू जो था न्यूज़पेपर इन्हीं का था, तो इसमें भी ये क्रिटिक्स लिखा करते थे इकोनॉमिक जो कॉलोनियल रूल था उसके बारे में। और आर.सी. दत्त ने भी थ्योरी दी थी इंडिया की इकोनॉमी के बारे में ना। और भी कुछ नाम है जैसे गोविंद रानाडे, और एक ICS ऑफिसर हुआ करते थे रमेश चंद्र दत्त, आर.सी. दत्त, यही जिनके बारे में हो रही थी। फिर GV जोशी थे और सुब्रमण्यम अय्यर थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये सभी लोग जो थे वो इंडिया की इकोनॉमी के बारे में कुछ ना कुछ बातें अपने जर्नल में कहते थे या पब्लिकली कहा करते थे। Now, who among the following leaders did not believe in drain theory of दादा भाई नौरोजी? तो बेसिकली एक पर्सन है जो कि लॉयल हैं ब्रिटिशर्स के लिए, तो इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स की या फिर ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो थे ये बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे दादा भाई नौरोजी की थ्योरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु रोट अ बुक डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ये भी हैं दादा भाई नौरोजी। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नौरोजी टू द कॉज ऑफ Indian national movement was that he exposed the economic exploitation of India by Britishers. He interpreted the ancient Indian text and restored the self-confidence of Indians. He stressed the needs of eradication of all social evils before anything else. ठीक है, तो इन्होंने कोई एंशियंट इंडियन टेक्स्ट को इंटरप्रेट नहीं किया था, कोई ट्रांसलेशन नहीं किया था, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं किया था। इन्होंने सोशल इविल्स को, जैसे कि सती प्रथा हुई, विडो रीमैरिज हुआ, ये सब को इरेडिकेट नहीं किया था। इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। हाँ, इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो ब्रिटिशर्स के सामने एक्सपोज किया था। सो ऑप्शन नंबर ए, सो 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीज़न का। Now generally India had a favorable balance of trade during the British rule. ये तो बिल्कुल भी गलत है, इंडिया के पास कोई फेवरेबल बैलेंस नहीं था। The drain of wealth took the form of unrequired export. ठीक है, the drain of wealth took the form of unrequired export. यहाँ पे drain of wealth की वजह से unrequired export हो रहा था, ये सही है। तो ये हो जाएगा A is false, R is true. Next question is who considered the British economy policy is disgusting in India? तो ये तो यूजुअली जो है इस पर्टिकुलर टर्म को जिसने कंसीडर किया था वो थे कार्ल मार्क्स। ये भी एक राइटर हुआ करते थे अपने टाइम के, बहुत इम्पोर्टेंट राइटर, और इन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में कुछ कुछ बातें कही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू एक्सपेंड ऑन मिलिट्री फोर्स इन ब्रिटिश इंडिया? तो मिलिट्री फोर्स पे बहुत सारे पैसे खर्चे होते थे, नियरली 40% जो था सेंट्रल रेवेन्यू का वो स्पेंड किया जाता मिलिट्री फोर्सेस पे। और इसलिए भी किया जाता था क्योंकि ये अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखते थे, और पोजीशन स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इन्हें अपनी आर्मी बहुत मजबूत चाहिए, तो इसलिए इस तरह का ये 40% की नियरली जो है ये एक्सपेंडिचर किया करते थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिवोल्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे ये शुरू हुआ और इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।